और राजनीति की शुरुआत करेंगे महिला आरक्षण पर यूपी के सीएम योगी के रण से। आज यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया और इस दौरान सीएम योगी ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ चुभते हुए शब्द बाढ़ चलाए। सदन के अंदर सीएम योगी हमलावर थे तो बाहर बीजेपी महिला मोर्चा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। काले कर्मों से जो राजमहल सजाते हैं वही इतिहास में कलंक बन जाते हैं और यही कलंक बनने का काम आप लोगों ने 17 अप्रैल को लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, डीएमके ने, टीएमसी ने बनने का काम किया है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में, इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे। महिलाओं की भागीदारी प्रदेश के विकास में 36% हुई है, यानी ये दिखाता है कि हाँ, उनके सशक्तिकरण के परिणाम सामने आए हैं। आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है। अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? और अब बात योगी के बुलडोजर पॉलिसी की, जिसकी धमक आज देश के 3 बड़े सूबे में सुनाई दी है। बुलडोजर ने ना मस्जिद देखा, ना मदरसा देखा और ना मजार देखी और ना ही मजार वाली गली देखी। जहां जहां अवैध कब्जे की खबर मिली, बुलडोजर का पहिया उधर ही घूम गया और पीले पंजे के वार से सब कुछ बराबर करता चला गया। बुलडोजर वार की 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है यूपी के मुरादाबाद की, जहां 3 हेक्टेयर जमीन पर फैले मदरसे, अवैध मदरसे को बाबा का बुलडोजर मिट्टी में मिला रहा है। और दूसरी तस्वीर है यूपी से सटे बिहार की, जहां सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बुलडोजर ने पटना की मजार गली का रुख किया और 25 से ज्यादा अवैध दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। और तीसरी तस्वीर गुजरात के द्वारका से है, जहां बुलडोजर ने मीठापुर के पास अवैध मजार और मस्जिद को ध्वस्त कर डाला। यूपी के मुरादाबाद में बुलडोजर। लगातार एमडीए आज इस कार्रवाई को पूरी कर रहा है, क्योंकि 3 हेक्टेयर की जो जमीन बताई जा रही है उसको आज एमडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार के पटना में बुलडोजर। सम्राट चौधरी का ये बुलडोजर है जो सीधे मुसलमानों पर आज चला है। गुजरात के द्वारका में बुलडोजर। दिन गुरुवार था, मगर कब्जाधारियों के गुरु पर आज शनि भारी हो गया। 3 सूबों में बुलडोजर ऐसा गरजा कि अवैध मस्जिद, मजार, मदरसा सब मिट्टी में मिल गया। सबसे पहले देखिए यूपी की तस्वीर, जहां अवैध कब्जा या अतिक्रमण, योगी राज में इनका काल है बुलडोजर। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। एक के बाद एक अवैध संपत्तियों को मिट्टी में मिलाने वाले बुलडोजर का नया टास्क था ये मदरसा, जो यूपी के मुरादाबाद में बना था। 3 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ था और उसके कब्जे का खेल 1-2 नहीं बल्कि 40 साल पुराना था। मामला कोर्ट में था और जब कोर्ट से फैसला आया तो मदरसे का कब्जा प्लान पूरी तरह एक्सपोज हो गया। और फिर क्या था, बाबा का बुलडोजर एक्शन में आ गया। जिस मदरसे पर एक्शन लिया गया उसका नाम जामिया अरबिया हयातुल उलूम है और ये सरकारी जमीन पर बना था, जिसे 1980 में बनाया गया था और साल 2000 में इसका अधिग्रहण मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने किया था, जिसे मदरसा प्रबंधन ने भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के हक में फैसला सुनाया और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कब्जे को वैध और जनहित में माना। 2026 में
जाकर निर्णित हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि उक्त प्रश्नगत घाटों की अर्जन विधिक है और सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी हो चुकी हैं और ये प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया, बुलडोजर भी आ पहुंचा। पहले सारी बाउंड्री तोड़ी गई, फिर मदरसे के गेट को बंद कर दिया गया और साथ ही साथ तुरंत दीवार भी बना दी गई, जिसका संदेश साफ था कि अब दोबारा इस जमीन की तरफ नजर उठाई तो बुलडोजर दीवार नहीं गिराएगा बल्कि नींव हिला देगा। योगी का बुलडोजर मॉडल यूपी में ही हिट नहीं है, बल्कि इसका असर गुजरात तक देखने को मिल रहा है। मजहबी अतिक्रमण पर दादा का महाबली भारी पड़ गया। द्वारका के मीठापुर में अवैध मस्जिद और मजार पर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। प्रशासन की माने तो कई साल से यहां मस्जिद और मजार बनाकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसे बुलडोजर की मदद से खाली कराया गया। कब्जाधारियों की चंगुल से खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 93 लाख रुपए बताई जा रही है। द्वारका तीर्थ क्षेत्र और बेट द्वारका में लंबे समय से बुलडोजर एक्शन जारी है। सरकार की ओर से मिशन मोड में अवैध कब्जा हटाने का काम किया जा रहा है। सभी तरह के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, जिनमें कई अवैध धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, जो बुलडोजर की जद में आ चुके हैं। इस एरिया में तकरीबन जो एरिया खाली करवाया है वो 2500 स्क्वायर मीटर का है और तकरीबन उसकी वैल्यू जो है 2,27 लाख रुपए की है। गुजरात में अवैध मस्जिद और मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो बिहार की राजधानी पटना में मजार वाली गली में पीले पंजे ने प्रहार किया। ये गली लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही थी, मगर सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बिहार प्रशासन ने यहां बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान करीब 35 दुकानों को हटाया गया, जिन्हें अवैध तरीके से कब्जा कर बनाया गया था। यहाँ पूरे पुलिस बल की तैनाती के साथ ही ये खादी का जो पूरा मार्केट था, उस मार्केट को आज हटाया जा रहा है। और यहाँ के मुसलमानों का ये कहना है कि सम्राट चौधरी का ये बुलडोजर है जो सीधे मुसलमानों पर आज चला है पटना में। इसमें सारी मुस्लिमों की दुकान, टोटल मुस्लिमों का है। हालांकि कार्रवाई पर सवाल भी उठे। आरोप लगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय की दुकानों को ढहाया गया। क्या? हाँ, चल गया सम्राट चौधरी का बुलडोजर। चल गया। मुस्लिम अब यहाँ नहीं रहेंगे। यही ना जी। अब ये बुलडोजर अब तो भाईचारा वाला बात हो गया है सर, क्या बोला जाए। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर कहने की बात नहीं है, समझिए ना। कम से कम दुकान से पीछे 20 परिवार चलता था। 20 परिवार चलता। एक दुकान के पीछे 20 परिवार चलता। 35 दुकान है। 35 दुकान में समझिए कि हर दुकान में 10 लेबर है और ये स्थिति हो गई कि आज बुलडोजर चल गया। परिवार का जो रोजी रोटी है ना, चला गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई आम जनता की सुविधा, यातायात में सुधार और शहर को व्यवस्थित बनाने के लिए कोर्ट के आदेश पर की गई। तभी आदेश कहीं हाईकोर्ट का या किसका आदेश रहा है? इसमें पूर्व से एक कोर्ट केस चल रहा था, उसी का हाईकोर्ट के कोर्ट केस था, उसी का अनुपालन में उसका आदेश आया हुआ है, तो उसी का अनुपालन में कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के अनुपालन में किया? जी। सम्राट सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। यानी अवैध कब्जों के खिलाफ जिस बुलडोजर पॉलिसी की शुरुआत यूपी में हुई, वो अब गुजरात से बिहार तक लागू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। जहां अपराध किया तो बुलेट वाला इलाज होता है, और ऐसा ही इलाज बुलंदशहर में भी हुआ, जहां बर्थडे में ट्रिपल मर्डर करने वाले गोलीबाज को योगी फोर्स ने ढेर कर दिया है, जिससे एक साथ अपने ही 3 दोस्तों की जान ले ली थी। योगी फोर्स के एनकाउंटर ने सीधे उसे नर्क भेज दिया है। बस आपसे एक ही विनती है, हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। नाम जीतू सैनी, ट्रिपल मर्डर का आरोपी, 50,000 का इनामी, योगी फोर्स का नया शिकार।
किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी थी कि अपराध किया तो यमराज से मिलना तय है, मगर बर्थडे पार्टी के खुमार में कातिल बने जीतू सैनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका इतनी जल्द हिसाब हो जाएगा। जन्मदिन पर केक लगाने से गुस्साए जीतू ने 3 बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई थी और कल खुद यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। यानी मामूली बात पर 3 लोगों को मारने वाले का हिसाब हो गया। मृतकों का परिवार योगी फोर्स की तारीफ करते हुए कह रहा है, खून का हिसाब खून से हो गया। मैं योगी जी को पहले तो कोटि कोटि प्रणाम कहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये मांग की थी कि खून के बदले खून दिया जाए। जैसे मेरे घर में हुआ है ऐसा उनके घर में होना चाहिए। मेरे 3 भाई गए थे मुझे, और जितना मेरे लिए योगी जी ने किया है, पुलिस प्रशासन हमारे लिए कार्रवाई कर रही है, मुझे इस बात से बहुत तसल्ली मिली है। लेकिन जीतू की गोली का शिकार बने अमरदीप की पत्नी की मांग है कि अब उसकी फैक्ट्री और जिम पर बुलडोजर प्रहार होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमें बहुत तसल्ली हुई है ये सब सुन करके। बस आपसे एक ही विनती है हाथ जोड़ करके, और इनके जितने भी ये फैक्ट्री और ये जिम वहाँ पे ये सब काम हो रहा है तो बिल्कुल उसको सीज कर दिया जाए, बिल्कुल उस पर बुलडोजर चलवा दो आप। इस खूनी वारदात की शुरुआत जीतू सैनी के जन्मदिन की पार्टी से हुई। पार्टी के दौरान दोस्तों ने मजाक में जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया। ये मामूली सी बात जीतू को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपना आपा खो दिया। गुस्से में आकर उसने पिस्टल निकाली, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में उसके ही 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। जब में ट्रिपल मर्डर हुआ था, लगातार अभियुक्तों की तलाश में थी और दबिशें चल रही थी, जिसमें कई थानों की टीम लगी हुई थी। उसमें पहले भी 5 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। उसी में जीतू सैनी की भी तलाश थी। इस ट्रिपल मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, मगर योगी फोर्स लगातार एक्शन में थी। एक दिन पहले सत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को एनकाउंटर में लंगड़ा कर दिया गया, तो आज सुबह सुबह मुख्य आरोपी जीतू सैनी को ढेर कर दिया गया। दरअसल पुलिस लगातार जीतू को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। सुबह सुबह 5 बजे पुलिस ने स्कूटी पर जा रहे जीतू को रोका, उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे 3 गोलियां लगी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जीतू बॉडी बिल्डर था, रील बनाने का शौक भी रखता था, लेकिन जब टशन दिखाने के चक्कर में कानून हाथ में लिया तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्योंकि यूपी में अपराध करने वालों को योगी फोर्स छोड़ती नहीं है, बल्कि हर गुनाह का हिसाब करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन की कुछ और तस्वीरें भी देखते हैं। फतेहपुर में योगी फोर्स ने 25,000 के नामी गुड्डू और सोहेल को एनकाउंटर के बाद दबोचा। बरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांटेड साकिब का हिसाब कर दिया गया। मिर्जापुर में 2 शातिर गौ तस्करों पर योगी फोर्स का अंतर चला। आजमगढ़ में शादी में कूलर की हवा को लेकर हुए हत्याकांड का जो आरोपी था मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। गाजियाबाद, साहिबाबाद में भी योगी फोर्स का एक्शन लगातार दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी अपराधियों के सफाई के लिए धामी फोर्स का ऑपरेशन प्रहार तेज हो गया है। राजधानी देहरादून में 17 साल बाद पहली बार कोई अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गया है, जो हत्या समेत कई मामले में दरअसल वांटेड था। यानी धामी के धुरंधरों का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो जैसा करेगा उसका उसी की भाषा में इलाज होगा। देहरादून में 17 साल बाद मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। धामी फोर्स का प्रहार, अपराधियों पर वार। ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। जिस तरह से यूपी में अपराधियों का इलाज हो रहा है, ठीक उसी स्टाइल में उत्तराखंड में धामी फोर्स भी उतर आई। देवभूमि में अब अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा, बल्कि सीधे जहन्नुम भेजा जा रहा है, जिसका सबसे ताजा सबूत देहरादून से सामने आया, जहां 17 साल बाद मुठभेड़ में किसी बदमाश को ढेर किया गया। देर रात देहरादून में लूट की वारदात के बाद अपराधी भाग रहे थे। जंगल के पास पुलिस ने उनको घेर लिया। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
मगर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश ढेर हो गया, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस मुठभेड़ में एक थाना प्रभारी भी गोली लगने से घायल हो गए। इस क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी जिसको हॉस्पिटल लाया गया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद जब यहाँ कोरोनेशन में लाया गया तो वहाँ वो मृत पाया गया है और उसके 2 साथी जो और गाड़ी में थे वो भी फरार चल रहे थे। रात को उसमें कॉम्बिंग की गई और उनके खिलाफ भी हम लोग आगे शीघ्र ही उन्हें पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश का नाम अकरम है, जो यूपी के शामली का रहने वाला था। अकरम 2014 के चर्चित अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इसके खिलाफ हत्या, डकैती, लूट जैसे संगीन अपराध के कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि केस में अकरम को आज कोर्ट में पेश होना था। इससे पहले ही उसने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी रहेगा और इसमें बदमाशों के खिलाफ हमारी सख्ती लगातार जारी रहेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, देहरादून जनपद शेल्टर नहीं बनेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, और अगर बदमाश यहाँ आकर बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसको वही जवाब दिया जाएगा। इस एनकाउंटर से जहां एक तरफ देवभूमि को कुख्यात अपराधी से मुक्ति मिली, वहीं 17 साल का रिकॉर्ड भी टूटा, क्योंकि देहरादून में 17 साल बाद किसी मुठभेड़ में बदमाश की मौत हुई है। इससे पहले 3 जुलाई 2009 को देहरादून पुलिस ने MBA स्टूडेंट रणबीर का एनकाउंटर किया था। बाद में जांच के दौरान एनकाउंटर फर्जी निकला। उस मामले में 17 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से उत्तराखंड पुलिस एनकाउंटर में अपराधी को पैर में गोली मारने की रणनीति अपनाती रही। लेकिन अब उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाने के लिए धामी फोर्स नए अवतार में आ गई है। अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। हाल में शुरू हुए ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून से हरिद्वार तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए, जिसमें कई बदमाश लंगड़े हो गए, मगर अकरम का काम तमाम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। राज्य में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसका पता 4 मई को चल पाएगा। लेकिन जो नहीं बदला वो है बंगाल चुनाव का रक्त चरित्र। सेंट्रल और लोकल पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद भी बंगाल में चुनाव के ऐलान से मतदान खत्म होने तक हर जगह हिंसा हुई, जो मतदान के बाद भी ये सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बंगाल में बिना हिंसा के चुनाव मुमकिन ही नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले हिंसा, वोटिंग के दौरान हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा। बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र बदलने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इस बार बंगाल में हिंसा रोकने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की भारी तैनाती समेत कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे। इसके बावजूद चुनाव शुरू होने से पहले, वोटिंग के दौरान और चुनाव के बाद भी जगह जगह झड़प और हिंसा देखने को मिली। बंगाल के रक्त चरित्र की सबसे ताजा तस्वीर दक्षिण 24 परगना के बेहाला पश्चिम विधानसभा से सामने आई। यहां 29 अप्रैल को वोटिंग के बाद बीजेपी पोलिंग एजेंट के घर पर हमला हुआ। लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने बीजेपी एजेंट और उसके घर पर हमले किए। पहले पत्थर बरसाए गए, फिर डंडों से बीजेपी एजेंट को मार मार कर घायल कर दिया गया। इस दौरान घर में भी तोड़फोड़ की गई। हमले में बीजेपी एजेंट समेत कई लोग घायल हो गए। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। अब जरा उत्तर 24 परगना की भी तस्वीर देख लीजिए। यहाँ मतदान के बाद टीएमसी कार्यकर्ता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। हमले का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर है। और राजनीति में अब बात आतंक के डॉक्टर की, जिसकी सर्जरी आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने कर दी है। घाटी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा शिकंजा अब उसके मददगारों पर कसता जा रहा है। और पुलिस कहते एक ऐसा फार्मासिस्ट आया जिस पर आतंकियों की मदद और इलाज करने के साथ उन्हें पनाह देने का भी आरोप है। देखिए श्रीनगर से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। घाटी में आतंक के अंत का अभियान तेज हो चुका है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है।
और अब उनके मददगारों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। सुरक्षा बलों ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जो पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान के आंख, कान और हाथ बने हुए थे। ये लोग आतंकियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते थे, उनको हथियार पहुंचाते थे और सुरक्षा बलों से बचाने के लिए उन्हें पनाह भी देते थे। इस टेरर नेटवर्क का मास्टरमाइंड था मोहम्मद शफी भट्ट उर्फ डॉक्टर, जो पेशे से फार्मासिस्ट है, दवाओं का जानकार, जो घायल आतंकियों का इलाज करता था, उन्हें छिपकर दवाइयां देता था और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद उन्हें फिर से खड़ा करने का काम करता था। यानी जिन आतंकियों को हमारे जवान मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ये आतंक का डॉक्टर जिंदगी देने में जुटा था। जो डॉक्टर शफी जिसे कहा जाता था, हालांकि वो फार्मासिस्ट था, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, वो जो विदेशी आतंकी थे उनको इनका इलाज करता था और साथ ही साथ उन्हें पनाह भी देता था। और इसके अलावा उसके साथ 4 और अन्य OGWs पकड़े गए। श्रीनगर पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होंगी और कई लोग जो है इसमें और शिकंजे में आ सकते हैं। जिन 5 ओवरग्राउंड वर्कर्स को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है, उसमें सबसे खतरनाक मोहम्मद शफी भट्ट है, जिसे लोग आतंकी डॉक्टर के नाम से बुलाते थे। इलाके के लोग भी फार्मासिस्ट मोहम्मद शफी भट्ट को डॉक्टर शफी के नाम से ही बुलाते थे। वो शाहीन कॉलोनी जकूरा का रहने वाला है। आरोप है कि उसने आतंकवादियों का इलाज किया और उन्हें पनाह भी दी। सुरक्षा बलों ने इन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया है। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, AK-47 की मैगजीन, लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े आपत्तिजनक पोस्टर और 6 मोबाइल फोन भी शामिल हैं। दरअसल ये मॉड्यूल अप्रैल के पहले हफ्ते से ही इसका भांडाफोड़ हुआ था, जब 2 विदेशी आतंकी जिसमें जो अबू हुरैरा और अबू हमजा जो पकड़े गए थे पंजाब से, और उनको यहाँ जब लाया गया, जब उनको इंट्रोगेट किया गया, तो उनके पास से एक बड़े मॉड्यूल का पता चला, जिसमें इन 5 लोगों से पहले भी 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक महिला भी है। जो ये लोग सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स थे और उन 2 पाकिस्तानी मूल के आतंकियों के लिए काम करते थे। पुलिस ने 2 अलग अलग ऑपरेशनों में ये कार्रवाई की। पहला ऑपरेशन जदीबल, सौरा, लाल बाजार और जकूरा क्षेत्रों में चलाया गया, जहां एक ठिकाने से हथियार बरामद हुए। दूसरा ऑपरेशन खानमोह इलाके में हुआ, जहां चेकिंग के दौरान 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और वहां से भी हथियार और संदिग्ध सामग्री मिली। जांच में सामने आया है कि ये नेटवर्क सिर्फ श्रीनगर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ था। अब खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस गद्दार डॉक्टर ने कितने आतंकियों की जिंदगी बचाई और जिन आतंकियों को पनाह दी, वो घाटी में कहां-कहां छिपे हुए हैं। कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान में आतंकी भेजने वाला पाकिस्तान अब खुद 3 तरफ से घिर चुका है। बलूचिस्तान में BLA के हमले, अफगान बॉर्डर पर तालिबान का जवाब और टेरर नेटवर्क पर टारगेटेड अटैक से पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान पर यह तहरी मार अब मुनीर, शहबाज दोनों पर भारी पड़ गई। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो पाकिस्तान ने अमेरिका की चापलूसी में दुनिया के सामने शांतिदूत बनने का स्वांग रचा। लेकिन वही पाकिस्तान आज 3 मोर्चे पर पिट रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को BLA यानी बलोच आर्मी मार रही है। हाल यह है कि BLA ने 10 दिन में 27 हमले कर पाकिस्तान के 42 सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तान के कई ठिकानों पर कब्जा भी जमा लिया। तो दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान के हर हमले का जवाब दे रहा है। बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और तो और पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक गुमनाम किलर मुनीर की टेरर आर्मी का सफाया कर रहा है, जिसका निशाना इस बार जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर बना। अब जरा पाकिस्तान की पहली पिटाई के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। ईरान अमेरिका में शांति वार्ता का नाटक करने वाले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ चीन में हुए सीज़फायर को तोड़ दिया। मुनीर की सेना ने बच्चों पर रॉकेट दागे और हवाई हमले किए।
इन मासूम अफगानी बच्चों की तस्वीरें पाकिस्तान के जुल्म की कहानी बयां कर रही हैं। बच्चों के शरीर पर जख्म के निशान मुनीर की आतंकी सेना की देन है। इन तस्वीरों को खुद अफगानिस्तान की सरकार ने जारी किया है। मुल्ला हमीदुल्लाह फितरत के मुताबिक हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। बच्चों, छात्रों और महिलाओं को निशाना बनाया गया। नागरिकों, शैक्षणिक केंद्रों और सार्वजनिक ढांचों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है और ये एक अनुचित कृत्य है। मुनीर की जालिम सेना ने कुनार प्रांत में मिसाइलों और मोर्टार से हमला किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 85 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ लोगों के घरों को निशाना बनाया, बल्कि यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हमले में 30 छात्र जख्मी हुए हैं। इससे पहले रविवार को भी कंधार इलाके में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। इसमें पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए थे। तालिबानी लड़ाके 1 सैनिक को बंधक भी बनाकर ले गए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए थे। पाकिस्तान में अटैक केवल मुनीर की आर्मी पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि मुनीर की टेरर आर्मी भी शिकार बन रही है। एक बार फिर पाकिस्तान में आतंक के एक चैप्टर को अज्ञात हमलावर ने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। मारे गए आतंकी का नाम मौलाना सलमान अजहर है, जो जैश मोहम्मद का टॉप कमांडर था। इसकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सलमान को किसी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। 3 दिन पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के भीतर कई हाई प्रोफाइल आतंकियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। पिछले कुछ सालों में कई आतंकी मारे गए हैं और रही सही कसर बलोच भी उतार रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। यानी पाकिस्तान हर बार की भांति फिर से अपने जाल में फंस गया है और अपने ही बिछाए मोहरों के हाथों लगातार पिट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब रुख करेंगे मिडिल ईस्ट का, जहां ईरान का जोर इस बात पर है कि पहले जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाया जाए, जबकि परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी बातचीत को बाद के लिए टाल दिया जाए। और दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में 3 पोस्ट करके ये संकेत दे दिया कि ईरान पर अब हमला नहीं होगा, बल्कि तूफान आने वाला है। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी फिर से भड़कने वाली है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टूटने वाला है? क्या ट्रंप का नया हमला तेहरान में तूफान लाने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमले के 3 बड़े संकेत दिए। पहला संकेत, वो अब अच्छे आदमी नहीं है। दूसरा संकेत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बताया। तीसरा संकेत, तूफान आ रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप ने एक के बाद एक 3 पोस्ट किए और इन पोस्ट के जरिए एक बार फिर ईरान को धमकी दी कि डील के लिए अब भी मौका है, वरना आगे बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पहले पोस्ट में ट्रंप ने एक असॉल्ट राइफल पकड़ी हुई है। बैकग्राउंड में पहाड़ और वहां के ठिकानों पर बमबारी का सीन है। फोटो के ऊपर लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब और अच्छा आदमी नहीं। मतलब साफ है, यह ट्रंप का ईरान को चेतावनी है कि अगर ईरान ने परमाणु मामले का हल नहीं निकाला तो अमेरिका बड़े कदम उठाएगा। ट्रंप के कड़े कदम का मतलब सब बखूबी जानते हैं। अपने सोशल अकाउंट ट्रुथ सोशल पर आगे लिखा, ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा। उन्हें पता ही नहीं कि परमाणु रहित समझौता कैसे किया जाता है। बेहतर होगा वो जल्द ही समझदारी दिखाएं। अब जरा ट्रंप के इस पोस्ट को देखिए। अमेरिका नाकेबंदी के बाद तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम ही बदल दिया। उसका नाम लिखा है स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। ये ईरान को सीधा मैसेज है कि हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, क्योंकि इस तस्वीर में हॉर्मुज से सिर्फ अमेरिकी जहाजों को गुजरते हुए दिखाया गया है। और ट्रंप के सबसे लेटेस्ट पोस्ट में है ये तस्वीर, जिसमें ट्रंप ने किसी बड़े तूफान के आने की बात कही है। ये भी लिखा है कि इसे कोई रोक नहीं सकता। इन तीनों पोस्ट को लेकर दुनिया भर में हलचल देखी जा रही है। दरअसल ये ट्रंप की नीति है और इन तस्वीरों में
क्या मैसेज है उसे भी समझ लीजिए। 1. ईरान डील करे नहीं तो फिर बड़ा हमला। 2. शर्त मानो नहीं तो बारूद बरसाएंगे। 3. ईरान में जो कुछ बचा है तबाह कर देंगे। 4. पावर पॉइंट और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे। दरअसल एक के बाद एक पोस्ट कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब वो इंतजार के मूड में नहीं है और ईरान को डील को लेकर समझदारी दिखानी ही होगी, नहीं तो फिर अमेरिका एक बार फिर से तेहरान पर हमले तेज कर सकता है।